चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मंजिल को हासिल करके ही रहूंगी। जादूगरनी चलते हुए एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचती है। हे जादुई छड़ी, मुझे इस पेड़ के भीतर ले चलाओ। इतना कहते ही बुढ़िया अपनी शक्तियों से उस पेड़ के खोखले तने में प्रवेश करने की कोशिश करती है। अरे ये क्या, मैं इस पेड़ के अंदर जा क्यों नहीं पा रही हूँ? अरे दुष्ट जादूगरनी, तुझे क्या लगता है तेरे जैसी दुष्ट जादूगरनी इस पेड़ के अंदर जा सकती है? तो ये तेरी भूल है। इस वृक्ष के अंदर सिर्फ वही जा सकता है जो सच्चा और ईमानदार है। अच्छा, तो ये बात है। इसी वजह से मैं इस पेड़ के अंदर नहीं जा सकी। इतना बोलकर जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे मेरी माँ के लिए दवाइयाँ लेनी है। मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगा। अरे नहीं सुंदर, तुझे क्या लगता है मैं तेरे जैसे भिखारियों को मुफ्त में ही पैसे बांटता हूँ? पहले तू मेरे पास अपनी कोई कीमती वस्तु गिरवी रख, फिर मैं तुझे पैसे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है, फिर मैं आपके पास गिरवी क्या रखूं? अरे सुंदर, तेरे पास तेरा ठेला तो है ना, तू उसे मेरे पास गिरवी रख दे। लेकिन सेठ जी, उसी ठेले से ही तो मैं मजदूरी करके आपके पैसे लौटा सकूंगा। यदि मैं आपको वो ठेला भी दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा सेठ जी? देख सुंदर, वो सब मैं नहीं जानता। यदि पैसे चाहिए तो ठेला तो देना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि दवाई लेकर नहीं गया तो मेरी माँ और कमजोर हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, अपने ठेले को ही गिरवी रख देता हूँ। क्या हुआ सुंदर, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सेठ जी, मैं तैयार हूँ। आप मेरे ठेले को रख लीजिए, बस आप मुझे उसके बदले 1000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये लो 1000 रुपए। सुंदर तुरंत ही 1000 रुपए लेकर बाजार जाता है और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदता है तथा 2 हफ्ते का राशन ले लेता है। हाँ, मैंने सारा सामान ले लिया है। चलो अब वापस घर लौट चलता हूँ। इतना कहकर सुंदर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ और पूरे 2 हफ्ते का राशन ले आया हूँ। लेकिन बेटा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? माँ, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने अपने ठेले को सेठ के पास गिरवी रख दिया। मैं आज ही शहर को चला जाता हूँ और कुछ दिनों तक शहर में ही पैसे कमाऊंगा, फिर वापस अपने गांव आ जाऊंगा और अपने ठेले को वापस ले लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, पर अपनी सेहत का ध्यान रखना। चाची अगले दिन सुबह होने पर। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। पैदल ही जाना पड़ेगा, पैसे तो बचे नहीं है। जंगल के रास्ते से चलता हूँ, कम चलना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सुंदर घर से निकल पड़ता है। मैं तो चलते हुए कितना ज्यादा थक गया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इसी पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ और ये ईमानदार व्यक्ति लग रहा है, इसके पास चलती हूँ। अरे क्या बात है बेटा, देखने में तो तुम बड़े ही भोले और शरीफ लगते हो। यहाँ इस जंगल में कैसे? क्या करूं माताजी,
इस गरीबी ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म ढाया, मुझे अपना गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। अरे बेटा, ये तो बड़े ही दुख की बात है। वाकई गरीबी जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? मैं शहर जा रहा हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। ऐसा है तो मैं तुम्हारी यहीं पर मदद कर देती हूँ, ताकि तुम्हें कहीं जाना न पड़े। मैं कुछ समझा नहीं। तुम उस बड़े से पेड़ को तो देख रहे हो। उसी पेड़ में एक खोखला तना है। मैं तुम्हें अपने जादू से उस खोखले तने के भीतर भेजूंगी। उस पेड़ के अंदर एक रास्ता है जो पहाड़ की तरफ जाता है। वहीं पर एक गुफा है जिसमें सोने के सिक्के हैं। तुम्हें जितने सिक्के चाहिए तुम अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? आप खुद सारे सोने को निकाल सकती हैं। बेटा, यदि मैं उस पेड़ के अंदर जा पाती तो कब की चली गई होती। यदि तुम जाने के लिए तैयार हो तो बोलो। तुम जो भी सोना लेकर आओगे उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बस मेरे लिए वहां से सोने का मोटा डंडा ले आना। क्या करूं? शायद ईश्वर ने मेरी मदद के लिए इस बूढ़ी माँ को भेजा है। मैं इनकी बात को मान लेता हूँ। तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वह जादूगरनी सुंदर को उस पेड़ के पास ले जाती है। जब तुम्हें पेड़ से बाहर आना हो तब अंदर से एक सिक्का बाहर फेंक देना। मैं बाहर से दरवाजा खोल दूंगी। वह जादूगरनी अपनी छड़ी से सुंदर को तने के अंदर भेज देती है। अरे यह गुफा तो कितनी बड़ी है। चलो मैं जल्दी से उस वाले दरवाजे को ढूंढता हूँ। सुंदर गुफा के भीतर काफी देर तक इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे वह दरवाजा कहीं भी दिखाई नहीं देता। ओहो, इतनी देर से मैं इस गुफा में घूम रहा हूँ लेकिन अभी भी मुझे वो दरवाजा नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ है। अरे ये क्या? ये तो चिड़ियों की लाइन है। मतलब उधर कहीं बाहर जाने का रास्ता है। मुझे उस ओर ही चलना चाहिए। सुंदर उस ओर को ही चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद सुंदर उस गुफा के पास पहुंच जाता है। तो ये है गुफा का दरवाजा। चलो जल्दी से इसे खोलता हूँ। इतना सोचकर सुंदर दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को खोल देता है तो देखता है कि हर तरफ सोने के सिक्के ही सिक्के थे। अरे वाह, जैसा उस बूढ़ी महिला ने बताया था, यहाँ तो एकदम वैसा ही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। इतना सोना मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। वैसे मैंने सोना तो ले लिया, लेकिन वो सोने का मोटा डंडा कहाँ है? एक कोने में वह नजर आ जाता है। अरे वाह, ये भी मिल गया। चलो अब इस पेड़ से बाहर निकल चलता हूँ। इतना कहकर सुंदर वापस जिस जगह उतरा था वहीं जाता है और फिर एक सिक्का बाहर फेंकता है। अरे वाह युवक, तुम तो कितने बहादुर हो। लाओ जल्दी से मुझे वो सोने का मोटा डंडा दे दो। इतना कहते ही वह जादूगरनी उसको ले लेती है। चलो अब इस राजा से अपना बदला लिया जाए। तूने मुझे इस राज्य से बाहर निकाला था ना। देख, मैं फिर से आ गई। तेरा कोई सिपाही मुझे पकड़ नहीं पाया। अब तो तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सिपाहियों, इस पागल जादूगरनी को पकड़ के ले जाओ और कारागार में डाल दो। ये इतना आसान नहीं है। अब मेरे पास जादुई डंडे की ताकत भी है। हे जादुई डंडे, तू इस दरबार के सभी लोगों को सम्मोहित करके मेरा गुलाम बना दे। दरबार के सभी लोग उस जादूगरनी के वश में हो जाते हैं। आज से मैं हूं इस राज्य की महारानी। आज से इस राज्य में सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक होंगे।
आज तो शिकार खोजते हुए कितना समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी कोई शिकार दिखाई नहीं दिया। शिकारी यह सारी बातें सोचते हुए जा रहा था। तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है, कदमों की आवाज। अरे ये कैसी आवाज है? मुझे तो लगता है कोई जानवर कुछ खा रहा है। अरे ये आवाज तो उन झाड़ियों की तरफ से आ रही है। चलो चल कर देखता हूं। शिकारी चुपके से झाड़ियों के पीछे जाकर देखता है तो एक रंगीन तोता कुछ फल खा रहा होता है। इतना कहकर शिकारी अपना धनुष बाण संभालता है और उस पर निशाना लगाता है और अपना तीर उसके ऊपर छोड़ देता है। तीर की आवाज से तोता सावधान हो जाता है और उड़ जाता है। तीर उसके पैर में लगता है। चोट खाया तोता ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। अरे इतना सुंदर पक्षी मेरे खेत में गिरा है, बहुत महंगा बिकेगा। अरे भाई, ये तुम कहां ले जा रहे हो? ये तो मेरा है। इसको मैंने घायल किया है। नहीं भाई, ये मेरा है, क्योंकि यह मेरे खेत में आकर गिरा है, तो इसलिए यह तो मेरा ही हुआ ना। अरे नहीं भाई, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? यह शिकार तो मैंने किया है, इसीलिए यह मेरा है। इसी बात को लेकर दोनों में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। अरे भाई, क्या बात है? तुम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? फिर वह दोनों अपनी बात उस व्यक्ति को बताते हैं। उन दोनों की बात सुनकर वह व्यक्ति भी घबरा जाता है। आप लोग आपस में ही झगड़ा मत करो, दोनों राजा के पास चले जाओ, वो दोनों का फैसला जरूर कर देगा। इतना सुनकर दोनों व्यक्ति राजा के पास जाते हैं और अपनी समस्या उस जादूगरनी को सुनाते हैं। ओहो, अब मैं क्या फैसला सुनाऊं? मैंने तो कभी भी कोई फैसला किया ही नहीं। महारानी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये सुंदर पक्षी मेरा है। अरे नहीं, यह शिकार उसी का है जिसकी जगह पर यह जाकर गिरा है, इसीलिए यह सुंदर पक्षी तुम्हारा नहीं है। उस जादूगरनी ने फैसला उल्टा सुना दिया। बेचारा शिकारी दुखी होकर वहां से चला जाता है और फिर से जंगल की ओर जाता है। अरे भाई, क्या बात है? आप इतना उदास होकर क्यों बैठे हैं? फिर शिकारी अपनी सारी दास्तां सुंदर को सुनाता है। यह तो बड़ा ही गलत हुआ। लेकिन महाराज, ऐसा गलत फैसला कैसे सुना सकते हैं? अरे भाई, फैसला महाराज ने नहीं, बल्कि एक बूढ़ी महिला ने सुनाया है, जो अब इस राज्य की महारानी बन चुकी है। लेकिन महाराज के होते हुए दूसरी महारानी फैसला कैसे सुना सकती है? चलो मेरे साथ, जरा मैं भी तो देखूं आखिर नई महारानी कौन आ गई है। इतना कहकर सुंदर राजमहल में पहुंच जाता है तो देखता है राज्य की महारानी कोई और नहीं बल्कि वही जादूगरनी है जिसको उसने वह सोने का मोटा दंड दिया था। अरे जादूगरनी, आप इस राज्य की महारानी कब बन गई? अरे लड़के, क्या तुझे सारी बातें बताना जरूरी है? तुझे दिखाई नहीं देता कि अब मैं महारानी बन चुकी हूं? आप महारानी बन गई है, अच्छी बात है, लेकिन शिकारी वाला आपका फैसला ठीक नहीं। अरे बेवकूफ, मैं चाहे कोई भी फैसला सुनाऊं, यह मेरी मर्जी है। अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। इतना सुनकर वह दोनों वहां से वापस चले जाते हैं
आखिर यह जादूगरनी इस राज्य की महारानी कैसे बन सकती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। मैं ऐसा करता हूँ, उसी स्थान पर चलकर देखता हूँ, हो सकता है पता चल जाए। सुंदर रात्रि में ही उस स्थान के लिए निकल पड़ता है। जादुई पेड़, मेरी मदद करो। अरे भाई, क्या बात है? तुम इस वृक्ष से क्या सहायता चाहते हो? अरे भाई, आप इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो पेड़ के पास खड़ा गधा हूँ। फिर सुंदर उसको सारी कहानी सुनाता है। अरे भाई, उस जादूगरनी ने इस वृक्ष की ताकत सोने का मोटा दंड छीन ली, इसीलिए यह वृक्ष अपना सारा जादू खो चुका है। नहीं, वो मैंने ही उस जादूगरनी को दिया था। क्या? लेकिन क्यों युवक? तुम्हें पता नहीं वो जादूगरनी उसकी सहायता से विनाश ला सकती है। मैं उसकी शक्तियों को नहीं जानता था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या इस मुसीबत का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो वो सोने का मोटा दंड स्वयं है। यदि वो मिल जाए और उस दंड को इस पेड़ के खोखले तने में डाल दिया जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि वो जादूगरनी कहाँ है। वो जादूगरनी ही तो हमारी राज्य की महारानी बन बैठी है। ओह अच्छा, तो वो जादूगरनी महारानी बनकर बैठी है। अरे युवक, चलो मेरे साथ उस महल में। लेकिन वहां तो सैनिकों का कड़ा पहरा है, हम पकड़े जाएंगे। युवक, तुम चिंता ना करो, तुम महल के बाहर दूर खड़े रहना। उस सोने के दंड को दिन में एक बार धूप में लाना पड़ता है। यह बात उस जादूगरनी को जरूर पता होगी। जैसे ही वह उसे धूप में लेकर आएगी, मैं उसे उठाकर भाग जाऊंगा। दोनों जल्द ही उस महल के करीब पहुंच जाते हैं। यही वो महल है जिसके अंदर वो दुष्ट जादूगरनी रहती है। अच्छा ठीक है, यहीं पर रखकर इंतजार करते हैं। जैसे ही वह जादूगरनी बाहर आएगी, मैं अपना काम कर दूंगा। इस दंड के कमाल तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। चलो, अब इसे थोड़ी देर धूप दिखाकर आती हूँ। इतना बोलकर जादूगरनी बाहर की तरफ धूप में जाती है। चलो, अब मेरी बारी, यही अच्छा मौका है। लो युवक, तुम इस दंड को अपने हाथों से इस खोखले तने के भीतर डाल दो। इतना सुनते ही सुंदर उस दंड को उस खोखले तने में डाल देता है। उसके ऐसा करते ही जादूगरनी का सारा जादू लोगों पर से खत्म हो जाता है। अरे महाराज, आपको इस कारागार में किसने डाला? आप रुकिए, मैं अभी आपको खोलता हूं। इसके बाद राजा का आदेश होते ही सैनिक उस जादूगरनी को ले जाकर कारागार में डाल देते हैं।